हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि आज हम जानेंगे टैग वर्ड्स के बारे में। और दोस्तों, टैग वर्ड होता क्या है उसको पहले जान लीजिए। टैग वर्ड्स जो होता है वो एक प्रकार का कीवर्ड्स होता है और ये जानने में हमारी मदद करता है कि क्वेश्चन निगेटिव है या पॉजिटिव। और दोस्तों, 100% यह काम करती है एग्ज़ाम में, आप ये समझ कर चलिए। इसलिए दोस्तों, बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैंने ईवीएस टैग वर्ड्स को लिया है, तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से टैग वर्ड्स हैं। तो पहला है दोस्तों पूर्वानुमान निष्कर्ष। दोस्तों, जहाँ पर पूर्वानुमान और निष्कर्ष निकल रहा हो वहाँ पर ये पॉजिटिव आंसर हो जाते हैं। जहाँ पर वातावरण प्रदान किया जा रहा हो, वातावरण प्रदान करने की बात करी जा रही हो, तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है। जहाँ पर दोस्तों साझा करना हो, कल्पना, प्रश्न पूछना, चुनौतियाँ, तो दोस्तों ये सभी अपने में पॉजिटिव आंसर हैं क्योंकि बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, चुनौतियों का सामना कर रहा है, कल्पना के माध्यम से सीख रहा है, साझा कर रहा है अपने विचारों को, तो ये सभी आपके उत्तर पॉजिटिव होते हैं। और दोस्तों, जहाँ पर खोजने का अवसर दिया जा रहा हो, बच्चे को आनंद आ रहा हो पढ़ाई लिखाई में, बच्चा जिज्ञासा प्रकट कर रहा हो, तो ये सब हमारे टैग वर्ड्स पॉजिटिव होते हैं। और जानिए दोस्तों, अनुकूलन उत्पन्न करना, फिल्म प्रदर्शन, आप फिल्म के माध्यम से किसी चीज़ को बच्चे को सिखा रहे हो दिखा करके, तो ये सब पॉजिटिव वर्ड हो जाते हैं। परामर्श देना है, कोई बच्चा समस्या से परेशान है, उसको आप कोई सलाह दे रहे हो, परामर्श कर दे रहे हो या उसका निदान कर रहे हो, तो ये सब अपने में पॉजिटिव उत्तर हैं। और दोस्तों, अगर श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से आप बच्चे को सिखा रहे हो, अंतःक्रिया से बच्चा सीख रहा है। अंतःक्रिया का अर्थ ये होता है कि आपसी जुड़ाव जहाँ होता है, एक दूसरे के संपर्क से बच्चा सीख रहा है, तो यह जो है अंतःक्रिया होती है। तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव आंसर है। आगे है दोस्तों विश्लेषण, विविधता का सम्मान, प्रकृति की खोज। दोस्तों, जहाँ पर विविधता का सम्मान होता है, प्रकृति की खोज करने की बात कही जा रही हो या विश्लेषण की बात कही जा रही हो, तो ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव आंसर होता है। जानकारी बच्चा एकत्र कर रहा हो, पढ़ाई को बाहरी ज्ञान से जोड़ रहा हो और सक्रिय अधिगम यानी करके सीख रहा हो, बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न किया जा रहा हो, तो ये सब अपने में एक बहुत ही पॉजिटिव उत्तर होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मानचित्रांकन, दिशा ज्ञान की सापेक्ष स्थिति। अगर जहाँ पर ये सभी बातें करी जा रही हो, मानचित्र के माध्यम से पढ़ाया जा रहा हो, बच्चे को दिशा ज्ञान कराया जा रहा हो, तो ये सब भी पॉजिटिव आंसर होते हैं। प्रकरण में अंतर्निर्मित गतिविधि, जहाँ बच्चा गतिविधि करके सीख रहा हो और बच्चे के दृष्टिकोण का सम्मान जहाँ पर हो रहा हो, तो ये सब अपने में पॉजिटिव आंसर होता है। अगर दोस्तों आप क्षेत्र भ्रमण करा रहे हो, बच्चे को शैक्षिक भ्रमण करा रहे हो, तो दोस्तों ये भी पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। बच्चों में रुचि उत्पन्न हो रही हो, बच्चों को या हम रुचि प्रदान कर रहे हैं, जहाँ पर दोस्तों पोर्टफोलियो की बात करी जा रही हो, बच्चा अपने इंद्रियों का प्रयोग कर रहा हो, स्वयं से काम कर रहा हो, खोज करके सीख रहा हो, तो ये सब अपने में पॉजिटिव आंसर के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना, समृद्ध करना और समावेशी शिक्षा लेना, तो ये सब जो है ये सभी पॉजिटिव आंसर के अंतर्गत आता है। सतत व्यापक मूल्यांकन जहाँ हो रहा है, बच्चों का आकलन हो रहा है, तो सतत व्यापक मूल्यांकन द्वारा हो रहा है। जहाँ पर बच्चों का निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण किया जा रहा हो, चित्र खींचना हो या फील्ड भ्रमण करा रहे हो आप बच्चों को और सैंपल का उपयोग किया जा रहा हो, तो ये सभी अपने आप में एक पॉजिटिव आंसर होता है। और एकीकृत के माध्यम से, एकीकृत का अर्थ होता है जहाँ पर एसएसटी और साइंस और पर्यावरण को जोड़कर पढ़ाया जा रहा हो, तो यह एकीकृत होता है, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव आंसर हो जाता है। दोस्तों, जहाँ पर पर्यावरण की सुरक्षा का भाव बताया जा रहा हो बच्चों को, जहाँ पर वास्तविक अनुभव प्रदान करी जा रही हो,
जहाँ पर प्रजातांत्रिक परिवेश यानी कि बच्चों को दोस्त जैसा समझकर उनके भावनाओं को, विचारों को अगर आप ग्रहण कर रहे हो और आपके विचार वो समझ रहे हैं, तो वहाँ पर ये सब अपने आप में एक पॉजिटिव आंसर हो जाता है। छात्र क्रियाशील है, छात्र करके सीख रहा है, विविध कहानी और घटनाओं के माध्यम से आप बच्चों को सिखा रहे हो, तो ये सब एक पॉजिटिव आंसर हो जाता है। अब दोस्तों पॉजिटिव के साथ साथ हमें निगेटिव वर्ड्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों पॉजिटिव आंसर हमने देख लिया, अब हम निगेटिव वर्ड भी देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर शब्दावली याद कराई जा रही हो तो ये आपका निगेटिव वर्ड हो जाएगा। व्याख्यान के माध्यम से शिक्षक पढ़ा रहा हो, भाषण दे रहा हो या बच्चों को अनुशासन में रखा जा रहा हो, तो ये सभी अपने में निगेटिव वर्ड हैं, ये कभी सही नहीं होते। और दोस्तों जहाँ पर नियंत्रित कर रहे हों, बच्चों को नियंत्रण में रख रहे हों, तो ये सब भी अपने में निगेटिव वर्ड है। और दोस्तों जहाँ पर अभ्यास कराया जा रहा हो, बच्चों को गृह कार्य दिया जा रहा हो, दत्त कार्य दिया जा रहा हो, परीक्षा का आयोजन बार बार किया जा रहा हो, तो ये अपने में निगेटिव वर्ड होते हैं। और अगर दोस्तों आप कुछ बच्चों पर ध्यान दे रहे हो, कुछ बच्चों पर नहीं दे रहे हो, तो ये भी आपका निगेटिव आंसर हो जाएगा। अंक निर्णय करना कि भाई आप इतना % नंबर आपको लाना है, तो ये सब जो है निगेटिव वर्ड हो जाता है। बच्चे गलतियां कम करें, तो ये सब निगेटिव वर्ड है, क्योंकि बच्चे गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे, तो ये आपका निगेटिव वर्ड में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम निगेटिव वर्ड को पकड़ते कैसे हैं वो भी आप देख लीजिए। प्रश्न कैसे बनते हैं दोस्तों वो भी आइए देखते हैं। कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों इसमें बताया है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या नहीं है। बच्चे को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करना, या बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता का पोषण करना, या परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, या बच्चों को हस्तपरक कार्यों और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। तो बताना है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य नहीं है। मैंने अभी आपको निगेटिव में बताया है कि जहाँ पर पाठ्य पुस्तक की परिभाषाओं की बात की जाए, अगर आप पाठ्य पुस्तक की परिभाषाओं के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक से ही आपको पढ़ना है, तो ये आपका निगेटिव वर्ड हो जाता है। तो यही आपका सही हो जाएगा कि बच्चों को आप पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो यही आपका निगेटिव आंसर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम मैथ पेडागॉजी का टैग वर्ड्स देखते हैं, कैसे हम एग्ज़ाम में टैग वर्डों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों पॉजिटिव वर्ड में हम देखते हैं दोस्तों, जहाँ पर सरल की बात की जाए कि गणित कैसी प्रकृति है, सरल प्रकृति है, तो ये आपका पॉजिटिव आंसर है। तार्किक होती है गणित, तो ये भी पॉजिटिव आंसर है। दोस्तों गणित की क्या खासियत होती है? अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध होता है, सुदृढ़ होता है। जैसे दोस्तों 2 + 2 4 ही होगा, उसका उत्तर किसी भी दशा में बदल नहीं सकता, तो वो अधिक स्पष्ट और क्रमबद्ध होती है। और दोस्तों आगे है तर्क और तार्किक चिंतन। तर्क और तार्किक चिंतन से ही हम गणित को सीखते हैं। आगे है दोस्तों व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। गणित को हम अगर व्यवहारिक जीवन से जोड़ रहे हैं, बच्चे के व्यवहारिक जीवन से जोड़कर देख रहे हैं, तो ये अपने आप में पॉजिटिव आंसर हो जाता है। बच्चे को आप सीखने का अवसर दे रहे हैं, कहीं पर अगर हो कि गणित रसहीन विषय है, तो ये भी आपका पॉजिटिव आंसर हो जाता है। आप बच्चे के गणितीय विचारों को प्रोत्साहन दे रहे हो, बच्चों को गिनतारा, जियो बोर्ड, कंप्यूटर की सहायता से सिखा रहे हो, तो ये सभी अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव आंसर होता है। और दोस्तों अगर आप बच्चों में समझ बढ़ा रहे हो, चिंतन विकसित कर रहे हो और क्रमबद्ध तरीके से उनको प्रोत्साहन दे रहे हो, सुव्यवस्थित ढंग से उनको शिक्षा प्रदान कर रहे हो, तो ये सभी अपने में पॉजिटिव आंसर हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर गणित जो होता है दोस्तों वो व्यवहारिक सामाजिक होता है। अगर बच्चों को आप व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से गणित सिखा रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ करके, उनके दैनिक जीवन से जोड़ करके आप बता रहे हो, सिखा रहे हो, तो ये आपका पॉजिटिव आंसर हो जाता है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आप ऐसे सवालों से जोड़ रहे हो कि जिसका वो उत्तर अपने तर्क के माध्यम से देता है, तो ये सभी अपने में पॉजिटिव आंसर हो जाता है। और बच्चों को आप जोड़ घटाना में अंतःक्रिया करके सिखा रहे हो, आपसी सहयोग से वो जोड़ घटाना सीख रहा है, तो दोस्तों ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव आंसर हो जाता है। दोस्तों अगर आप बच्चों को सामूहिक परियोजना कार्य दे रहे हो, समूह में कोई कार्य दे दिए हो करने को,
तो ये भी अपने आप में पॉजिटिव आंसर होता है। बच्चे की समझ बढ़ा रहे हो, बोधगम्यता को प्रोत्साहन जहाँ पर मिल रहा हो, समस्या समाधान को प्रोत्साहन मिल रहा हो, कोई भी समस्या बच्चों को है अगर वो आप समाधान उसका कर रहे हो, तो ये भी अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव आंसर होता है। और बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ने वाली गतिविधियां करा रहे हो, बच्चों को खेल खेल में सिखा रहे हो, बच्चों को कौड़ियों के माध्यम से, किसी वस्तुओं के माध्यम से आप सिखा रहे हो, तो दोस्तों ये अपने आप में पॉजिटिव आंसर हो जाता है। वहीं पर दोस्तों निगेटिव वर्ड्स को भी देखते हैं कि निगेटिव वर्ड्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों उच्च कक्षाओं के लिए शिक्षा जहाँ पर बताई जा रही हो कि उच्च कक्षाओं के लिए शिक्षा दी जा रही हो, व्यवसाय बनाने के लिए, रोज़मर्रा के कार्यों के लिए, तो ये सभी अपने में एक निगेटिव वर्ड होते हैं, ये कभी सही नहीं होते। और केवल निश्चित करना, कहीं पर केवल निश्चित बताया जा रहा हो, लैंगिक पूर्वाग्रह में भेदभाव किया जा रहा हो कि लड़की है तो इसको कम दिमाग है, ये गणित नहीं सीख पाएगी, लड़का है वो गणित सीख लेगा, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही बड़ा निगेटिव वर्ड होता है। और बात की जाए व्याख्या की, व्याख्या जहाँ पर दिया जा रहा हो, जहाँ पर भाषण दिया जा रहा हो, निर्देश दिया जा रहा हो, तो ये सभी निगेटिव वर्ड होते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों बच्चों में भय उत्पन्न किया जा रहा हो, उनको दंड दिया जा रहा हो, दंड के माध्यम से उनमें डर लग रहा हो, भय उत्पन्न किया जा रहा हो, बच्चों को रटाया जा रहा हो, उनको याद कराया जा रहा हो, तो ये भी अपने आप में निगेटिव वर्ड होता है। बच्चों को अस्वीकार कर लिया जा रहा हो कि बच्चे अयोग्य हैं, इनको कितना भी हम पढ़ाएं समझाएं ये गणित नहीं सीख पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये भी आपका निगेटिव वर्ड हो जाता है। बच्चों से उच्च अपेक्षाएं रखना कि बच्चा को हमने अगर परीक्षा लिया है तो उसमें ज़्यादा नंबर लाएगा, ये सभी मानसिकताएं जो होती हैं ये निगेटिव वर्ड के अंतर्गत आती हैं। बच्चे की गलती मानना कि बच्चा ही गलत है, परीक्षाएं लेना बार बार, तो ये सभी अपने आप में निगेटिव वर्ड होता है। और क्या है दोस्तों, बच्चों से सही उत्तर की अपेक्षा करना। आप बच्चे से कोई सवाल कर लिए तो आपको ये लगे कि नहीं बच्चा केवल हमें सही सही उत्तर दे, तो ये भी अपने आप में निगेटिव है, क्योंकि बच्चा सही सही उत्तर नहीं दे पाएगा, बच्चा तो गलत उत्तर भी देगा, सही उत्तर भी देगा, और गलती भी करके सही भी करके इस प्रकार से वो शिक्षा लेता है। तो दोस्तों गलतियों से ही बच्चे सीखते हैं। और गणित के लिए बहुत कठिन अभ्यास होना चाहिए, तो दोस्तों ये भी अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है। जहाँ पर अंक दिया जा रहा हो, ग्रेड देने की बात कही जा रही हो, नियम बताया जा रहा हो, या केवल लिखा गया हो, तो यहाँ पर दोस्तों आपका निगेटिव आंसर ही हो जाएगा। दोस्तों हमने मैथ का टैग वर्ड देख लिया, हमने ईवीएस का टैग वर्ड देख लिया, अब हम हिंदी का टैग वर्ड्स देखते हैं। तो दोस्तों इसमें पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं उसको जानते हैं। अगर बच्चा करके सीख रहा हो, किसी गद्यांश का या किसी वाक्य का पद्यांश का अर्थ ग्रहण कर रहा हो, तो ये अपने आप में पॉजिटिव आंसर होता है। और दोस्तों अगर बच्चों को अनुभव से जोड़ने की बात कही जा रही हो, बच्चा विविध भाषाओं का प्रयोग कर रहा हो, बहुभाषिकता को कहीं महत्व दिया जा रहा हो और भाषाओं का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा हो, तो यह अपने आप में बहुत ही बड़ा पॉजिटिव आंसर होता है। और दोस्तों जहाँ पर सौंदर्य बोध कराना हुआ, जहाँ पर परस्पर संवाद से बच्चा सीख रहा हो, आपसी सहयोग से बच्चा सीख रहा हो, अर्थ निर्माण करने की बात कही जा रही हो, प्रश्न पूछने की बात करी जा रही हो, बच्चा आपस में प्रश्न पूछ रहा है, शिक्षक से प्रश्न पूछ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में पॉजिटिव आंसर होता है। जहाँ पर विविध अर्थ का प्रयोग किया जा रहा हो, अपनी भाषा और अपने विचारों को व्यक्त करना जहाँ पर बताया जा रहा हो, जहाँ पर बच्चा अपने भाषाओं को, अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपने आप में पॉजिटिव आंसर होता है। अगर दोस्तों हम बच्चों को नाटक, एकांकी, कविता, कहानी के माध्यम से सिखा रहे हैं, अगर भाषा प्रयोग के अवसर उनको मिल रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा पॉजिटिव आंसर होता है। संज्ञानात्मक विकास हो रहा है बच्चों का, सीखने में वृद्धि हो रही है, प्रिंट समृद्धि माहौल मिल रहा है, तो दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव आंसर होता है। पोर्टफोलियो पढ़ना, अर्थ समझना, मौलिक विचारों को समझना, तो दोस्तों यहाँ पर मौलिक विचारों को जहाँ पर महत्व दिया जा रहा हो, तो ये सभी अपने आप में पॉजिटिव आंसर होते हैं।
दोस्तों, व्यापक कथन जैसे समाज से भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, तो ये भी अपने आप में पॉजिटिव आंसर होता है। जहाँ पर बच्चों को अवसर प्रदान किया जा रहा हो, जहाँ पर भाषा अर्जन सहज रूप में होती है, सरल रूप में होती है, यह बताया जा रहा हो, विचारों की अभिव्यक्ति को महत्व दिया जा रहा हो, बच्चे के मातृभाषा को स्वीकार किया जा रहा हो, बाल साहित्य को महत्व दिया जा रहा हो, तो ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव आंसर होता है। आइए दोस्तों जानते हैं निगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर अनिवार्य की बात कही जा रही हो कि पाठ्य पुस्तक बहुत अनिवार्य है, एक ही पाठ्य पुस्तक अनिवार्य है या एक ही भाषा अनिवार्य है, तो ये अनिवार्य आपका निगेटिव वर्ड हो जाता है। जहाँ पर एकमात्र की बात कही जा रही हो कि एकमात्र संसाधन है, तो ये भी आपका निगेटिव वर्ड हो जाता है। यांत्रिक अभ्यास, बच्चों से बार बार अभ्यास कराया जा रहा हो, व्याकरण के नियम बताए जा रहे हों, लिखित परीक्षाएं कराई जा रही हों, बच्चों को रटवाया जा रहा हो कोई विषय, तो ये आपका निगेटिव वर्ड हो जाता है। मुहावरों अलंकारों वाले भाषा का प्रयोग किया जा रहा हो, व्याख्या के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा रही हो, विषय वस्तु को जटिल बनाया जा रहा हो, बाधा उत्पन्न करी जा रही हो, तो ये अपने आप में निगेटिव वर्ड होता है। जहाँ पर केवल हो, मात्र ही, ये सब अपने में बहुत बड़े निगेटिव वर्ड होते हैं। और दोस्तों, जहाँ पर मानक भाषा पर बल दिया जा रहा हो, ये भी निगेटिव वर्ड होता है। और दोस्तों, पाठ्य पुस्तक ज्ञान पर बच्चों को स्मरण कराया जा रहा हो, याद कराया जा रहा हो, वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा हो, तो ये सभी अपने आप में एक निगेटिव वर्ड होते हैं। और सुंदर लेख लिखवाया जा रहा हो कि आपको सुंदर लिखना है, तो ये भी आपका निगेटिव आंसर हो जाता है। बधे शब्दों में जवाब देना, स्मरण कराना, याद कराना, कंठस्थ कराना, यानी कि उनको रटवाना, तो ये सभी अपने में बहुत बड़े निगेटिव वर्ड होते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपका निगेटिव पॉजिटिव जितने भी वर्ड थे मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, मैंने आपको हिंदी, मैथ और ईवीएस के टैग वर्ड बता दिए हैं। अब आइए दोस्तों, हम सीडीपी के बारे में भी जान लेते हैं, इनके क्या क्या टैग वर्ड्स होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने नई शिक्षा नीति 2020 को ले लिया है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें पॉजिटिव आंसर क्या होते हैं। पहला है दोस्तों बहुभाषिकता उच्च संज्ञानात्मक। दोस्तों, जब नई शिक्षा नीति 2020 आई थी, तब उन्होंने क्या कहा था कि हम बहुभाषिकता का समर्थन करते हैं। अगर कोई प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा नीति का कौन सा समर्थन कर रही है, यह शिक्षा नीति कौन सा समर्थन कर रही है, तो आपका उत्तर बहुभाषिकता होगी कि यह बहुभाषिकता का समर्थन करती है। तो दोस्तों, बच्चों में उच्च संज्ञानात्मक विकास को भी ये बढ़ावा देती है, बच्चों के दिमागी विकास को भी बढ़ाना चाहती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चों को किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, तो आपका उत्तर होगा मातृभाषा, क्योंकि ये मातृभाषा को भी बढ़ावा देती है। तीसरा है दोस्तों प्रयोगवाद। ये क्या कहती है शिक्षा नीति कि यह कहती है कि बच्चों को काम कराइए, काम के माध्यम से आप बच्चों को सिखाइए। तो दोस्तों, ये प्रयोगवाद से भी बच्चों को जोड़ती है। और आगे है दोस्तों शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब पहले प्राचीन समय में क्या होता था दोस्तों कि पानी पीने की सुविधा नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड सही तरीके से नहीं होते थे, तो वहाँ पर यह जब शिक्षा नीति आई तो वहाँ पर परिवर्तन लाना चाहती थी। तो यही है कि शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाती है ये। और समस्या का समाधान, अगर बच्चा किसी समस्या से परेशान है तो समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। समलोचनात्मक चिंतन। अच्छा दोस्तों, समलोचनात्मक चिंतन का अर्थ भी जानिए कि कोई भी समस्या हो तो उसे तर्कपूर्ण तरीके से समाधान करना समलोचनात्मक चिंतन होता है। अन्वेषण के माध्यम से। तो दोस्तों, अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना। तो एक प्रकार से बच्चा जब खोज करके सीखता है तो वो भी अपने आप में पॉजिटिव आंसर होता है। बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। नई शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद को भी बढ़ावा देती है, जहाँ पर अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा हो। समग्र शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। और दोस्तों, यह टेक्नोलॉजी भी लाना चाहती है और लचीली शिक्षा को भी बढ़ावा देती है। आइए दोस्तों जानते हैं नकारात्मक वर्ड क्या है। तो दोस्तों, इसका नकारात्मक वर्ड होता है अनिवार्य विशेष शिक्षा। किसी शिक्षा को विशेष
शिक्षा कही गई हो, किसी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया हो। जैसे कोई बच्चा है, दिव्यांग है, तो वह किसी विशेष स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण करे, तो यह नीति नहीं कहती है कि कोई भी विद्यार्थी है जो दिव्यांग है तो वो उसके लिए कोई विशेष स्कूल होना चाहिए। वो क्या कहती है कि सामान्य स्कूल में ही, सामान्य विद्यालय में ही बच्चा शिक्षा ले सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो दोस्तों इसके माध्यम से हम ये देखेंगे कि टैग वर्ड आप पकड़ पा रहे हैं या नहीं, या टैग वर्ड काम कर रही है या नहीं। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो दोस्तों पहला है अपनी मातृभाषा को में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। दूसरा है बच्चों को अंग्रेजी भाषा को प्रथम भाषा के रूप में प्रोत्साहित करना बोलने के लिए। और दोस्तों तीसरा है बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, द्विभाषीय उपागम बालकों में उलझन पैदा करता है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर सही क्या होगा कि यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 यह कौन सा कथन प्रस्तावित करती है। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा बहुभाषी होने के लिए उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। तो दोस्तों यही आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को क्या करना चाहिए, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, या अन्वेषण निर्धारित और खोज निर्धारित होना चाहिए। तो बताइए दोस्तों आपका आंसर क्या होगा। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह कहती है कि समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। बच्चों में अगर कोई समस्या है तो उसको हम हल करें। और दोस्तों और क्या कहती है कि अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों समालोचनात्मक और समस्या समाधान ये सब हमारे टैग वर्ड में था। और दोस्तों अन्वेषण आधारित और खोज निर्धारित होना चाहिए। दोस्तों आपका आंसर डी सही हो जाएगा, जहाँ पर समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए बच्चों को, और अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, और अन्वेषण निर्धारित और खोज निर्धारित होना चाहिए शिक्षा को। तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है, तो इसलिए आपका आंसर डी सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। दोस्तों क्या कहती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का नवीनीकरण या मूल्यांकन का मानकीकरण। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या सही होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा बहुभाषावाद, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुभाषावाद पर बल देती है। आगे है दोस्तों दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में किस प्रावधान को नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया। दोस्तों यहाँ पर निगेटिव पूछा गया है तो हमें निगेटिव में ही आंसर देना है, ये याद रखना है। उपर्युक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा या उपर्युक्त तकनीकी सुविधाएं। तो दोस्तों इसमें आपका क्या सही हो जाएगा। निगेटिव वर्ड मैंने जो बताया था उसको याद कर लीजिए। तो मैंने बताया था अनिवार्य विशेष शिक्षा। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनिवार्य विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं देती, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो पहला है दोस्तों हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा या घर की भाषा। तो बताना है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश देने का माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा मातृभाषा, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा यह कहती है बच्चों को उनके मातृभाषा के माध्यम से सिखाया जाए। आगे है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। तो दोस्तों इसमें बताना है कि केंद्र बिंदु क्या है। पहला है कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। दूसरा है बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। तीसरा है परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना। चौथा है आकलन के योगात्मक तरीके को अपनाना। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या सही हो जाएगा। दोस्तों आपका उत्तर दूसरा सही हो जाएगा, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। दोस्तों समग्र शिक्षा क्या होती है वो भी आप जान लीजिए।
कि जिसमें सभी प्रकार से की शिक्षाएँ दी जा रही हो, जीवन में जिसका उपयोग हो। कोई कार्य अगर बच्चा करना चाह रहा हो कोई, तो उसमें उन सभी की शिक्षाएँ प्रदान की जाती हो, यही समग्र शिक्षा कहलाती है। आगे है दोस्तों, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों से समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। पहला है, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखें। बीजों के अंकुरण के लिए हवा पानी की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने हेतु प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। दोस्तों, किस तरह से प्रश्न पूछकर शिक्षक बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दे सकता है। तो दोस्तों, इनमें बताना है कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, आपका डी आंसर सही हो जाएगा। बच्चों में आप ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि बीजों के अंकुरण के लिए हवा पानी की आवश्यकता होती है, तो सिद्ध करने हेतु प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो इस तरह प्रश्न पूछने से बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। आइए दोस्तों, जीन पियाजे के टैग वर्ड्स को देखते हैं। तो जीन पियाजे क्या कहते हैं, अगर क्वेश्चन में आत्म केंद्रित लिखा हो, अहम केंद्रित की वार्ता की बात की जाए, खोज करना, सक्रिय रहना, तो ये सब जीन पियाजे के अंतर्गत आता है। ये सब जीन पियाजे ने बताया है। अन्वेषण करना, बच्चों को जिज्ञासु बनाना, ज्ञान का निर्माण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो ये सभी जीन पियाजे के अंतर्गत आता है। वस्तु स्थायित्व, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, तो ये सब दोस्तों जीन पियाजे ने बताया है। और जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे वो भी आप जान लीजिए। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था कि बच्चों का दिमागी विकास कैसे होता है, किस प्रकार से बच्चे विकास करते हैं, इसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। अब दोस्तों, आइए जानते हैं टैग वर्ड्स कैसे काम करते हैं। छिपी वस्तुओं को खोज निकालता है तो बच्चा किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो दोस्तों, आपको बताना है सअभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान, प्रयोग करना। तो दोस्तों, आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों, आपका आंसर बी सही हो जाएगा कि बच्चा जब अपने वस्तुओं को खोज निकालता है तो वह वस्तु स्थायित्व की दक्षता को प्राप्त कर लेता है। आगे है दोस्तों, सक्रिय ज्ञान का निर्माता नन्हा वैज्ञानिक, यह किसका कथन है। किसने कहा है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। स्किनर, पावलोव, युंग, पियाजे। तो दोस्तों, आपका उत्तर पियाजे सही हो जाएगा क्योंकि इन्होंने ही बच्चों को सक्रिय ज्ञान का निर्माता और नन्हा वैज्ञानिक कहा है। आगे है दोस्तों, विकास को प्रभावित करने हेतु किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकास को कौन सा कारक होता है जो प्रभावित करता है। तो दोस्तों, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण, पुनर्बलन, भाषा। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा भौतिक विश्व के साथ अनुभव, यही विकास को प्रभावित करता है। आइए दोस्तों, देखते हैं वाइगोत्स्की जी के टैग वर्ड क्या होते हैं। तो दोस्तों, समाज, सामाजिक संबंध, सामाजिक विकास, ये सभी वाइगोत्स्की जी के टैग वर्ड्स के अंतर्गत आता है। जहाँ पर बच्चा अंतःक्रिया करके सीख रहा हो, सहयोग की भावना हो, इसका फोल्डिंग, ढांचा, तो ये सभी वाइगोत्स्की जी के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, थार्नडाइक की बात करें तो थार्नडाइक के अंतर्गत कौन सा कीवर्ड आता है। तो अभ्यास, प्रयास एवं त्रुटि, तो यह थार्नडाइक के अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं दोस्तों, कोहल वर्ग के अंतर्गत कौन सा कीवर्ड आता है। तो नैतिक तर्क, नैतिक दुविधा, नैतिक चर्चा जहाँ की जा रही हो, जहाँ पर नैतिक दुविधा की बात करी जा रही हो, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो तो आपको लगे कि ये सही है या फिर ये कार्य सही है, तो दोनों में अगर आपको कुछ न समझ में आ रहा हो तो वही नैतिक दुविधा होती है। और दोस्तों, सहभागिता की बात जहाँ बताई जा रही हो, समस्या समाधानकर्ता की बात कही जा रही हो, तो ये कोहल वर्ग के अंतर्गत आता है। ये भी आप जानते चलिए दोस्तों कि संवेग और संज्ञान सन्निहित है, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक महोदय जो हैं जंजोक, इन्होंने बताया है कि संवेग और संज्ञान दोनों अलग हैं, तो ये भी आपको याद करके रखना है।
आइए दोस्तों जान लेते हैं विकास के अंतर्गत कौन से टैग वर्ड आते हैं। तो विकास के अंतर्गत टैग वर्ड आते हैं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सिर से पैर की ओर, निकट से दूर की ओर। तो ये टैग वर्ड विकास के अंतर्गत आता है। वहीं पर समावेशी शिक्षा की टैग वर्ड की बात कर ली जाए तो समावेशी शिक्षा के टैग वर्ड क्रियाशील, अवसर, विविधता का सम्मान जहाँ पर हो रहा हो, बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा जहाँ पर प्राप्त कराई जा रही हो, जहाँ पर बच्चा स्वयं केंद्र बना हुआ हो, जहाँ पर सक्रिय सहभागिता हो। तो दोस्तों ये सभी समावेशी शिक्षा के टैग वर्ड होते हैं। आइए दोस्तों हावर्ड गार्डनर जी के बारे में जान लेते हैं, इनका टैग वर्ड क्या होता है। तो हावर्ड गार्डनर जी ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया है। और इनका निगेटिव वर्ड क्या होता है वो भी जान लीजिए। इन्होंने कभी बुद्धि को एक नहीं माना है कि बुद्धि एक प्रकार की होती है, इन्होंने हमेशा बहुबुद्धि को ही बताया है। तो ये आपका निगेटिव वर्ड हो जाएगा, बुद्धि को एक नहीं माना है, ये याद रखना है। आगे है दोस्तों, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किसने एकल बुद्धि को नहीं माना है। अभी मैंने आपको बताया है, जीन पियाजे, हावर्ड गार्डनर, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो आपका उत्तर हो जाएगा हावर्ड गार्डनर, क्योंकि इन्होंने एकल बुद्धि को नहीं माना है, इन्होंने नकार दिया है, इन्होंने बताया है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, बुद्धि के कई आयाम होते हैं। आइए दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जानिए प्रगतिशील शिक्षा लेकर कौन आए। तो जॉन डीवी महोदय प्रगतिशील शिक्षा लेकर आए और उन्होंने शिक्षा में बदलाव किया है। अगर कहें तो शिक्षा का आधुनिकीकरण प्रगतिशील शिक्षा ने ही किया है। आज के जो सभी विद्यालय चल रहे हैं दोस्तों, वो प्रगतिशील शिक्षा पर ही डिपेंड होकर चल रहे हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत कौन से टैग वर्ड आते हैं। तो दोस्तों सहयोगात्मक पूर्ण अधिगम, जहाँ पर बच्चे सहयोग के माध्यम से सीख रहे हैं, आपसी सहयोग की भावना से सीख रहे हैं, तो आपका प्रगतिशील शिक्षा हो जाएगा। और जहाँ पर बच्चे सक्रिय रूप से शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और जहाँ पर लचीला पाठ्यक्रम हो और लचीली बैठक की व्यवस्था हो, तो ये सभी प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। निगेटिव वर्ड को जान लेते हैं दोस्तों। निगेटिव वर्ड क्या है? तो ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, यह निगेटिव वर्ड होता है प्रगतिशील शिक्षा का। ये कभी नहीं जोर देती कि आप अभ्यास कराइए बच्चों को, तो ये आपको याद रखना है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, कैसे हम इसके कीवर्ड को पहचानेंगे, ये देखिए। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता होती है, तो दोस्तों क्या होती है? ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, सहयोगात्मक पूर्ण अधिगम, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग। तो बताइए दोस्तों इसमें आपका क्या सही होगा? तो दोस्तों आपका उत्तर सी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा हमेशा सहयोगात्मक पूर्ण अधिगम पर बल देती है। आगे है दोस्तों जेंडर पक्षपात, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर रूढ़िवादिता। ये सब की बात जहाँ की जाए, एक लिंग का दूसरे लिंग से तुलना की जाए, तो वहाँ पर जेंडर पक्षपात होता है। लिंग विविधता, चुनौती देना। चुनौती देना का अर्थ ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कोई महिला रिक्शा चला रही हो, कोई महिला पहाड़ पर चढ़ रही हो, वेट लिफ्टर बन रही हो, तो वह जेंडर को चुनौती दे रही है। मूल्यांकन की बात की जाए तो दोस्तों बच्चों का समग्र मूल्यांकन करने के लिए सतत व्यापक मूल्यांकन ही सबसे बेस्ट होता है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं दोस्तों हम कीवर्ड कैसे पहचानेंगे। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी। तो क्या प्रतिक्रिया थी? मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़कियां इस खिलौने से खेलती हैं। तो यह उदाहरण क्या दर्शाता है? जेंडर प्रासंगिकता को, जेंडर भेदभाव को, जेंडर रूढ़िवादिता को, या फिर जेंडर स्थिरता को। तो बताना है दोस्तों आपका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा रूढ़िवादिता, जेंडर रूढ़िवादिता। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि लड़के को गुड़िया नहीं पसंद है, लड़कियों का खिलौना गुड़िया होती है, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाया गया है। आइए दोस्तों जान लेते हैं सृजनात्मकता के अंतर्गत कौन से टैग वर्ड आते हैं। तो सृजनात्मकता के अंतर्गत समस्या समाधान करता, अपसारी चिंतन। अपसारी का मतलब ये होता है दोस्तों
एक समस्या का कई समाधान होता है तो वह अपसारी चिंतन कहलाता है। अमूर्त चिंतन जो होता है दोस्तों वो वैज्ञानिक करते हैं, जैसे कि अमूर्त चिंतन का मतलब हो गया कल्पना करना, जो दिखाई न दे, मात्र कल्पना होता है। तो ये कौन करता है? तो अमूर्त चिंतन वैज्ञानिक ज़्यादा उपयोग करते हैं। और नवीन आमुख उत्पादन, इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि नई नई चीज़ें खोजना, नई नई चीज़ों को बनाना, ये नवीन आमुख उत्पादन होता है। तो ये सभी सृजनात्मक टैग वर्ड होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि हम टैग वर्ड को कैसे पहचानते हैं। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होगा? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन आमुख की योग्यता। तो बताना है दोस्तों कि कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो दोस्तों देखिए, आपका अपसारी चिंतन भी होगा, क्योंकि बच्चों से अगर आप कोई भी प्रश्न करेंगे कि आप पेड़ के बारे में बताइए, तो वो अलग अलग रूपों में आपको पेड़ के बारे में बताएगा, उसके कई उत्तर होंगे। और दोस्तों अमूर्त चिंतन की योग्यता भी होती है, बच्चा कल्पना भी करता है। और नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता, दोस्तों नए नए खोजों को भी वो करते हैं। तो इसलिए आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। दोस्तों अभिसारी चिंतन के बारे में भी आप जानिए कि अभिसारी चिंतन होता क्या है। जहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दिया जा रहा हो, वह अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों मैंने आपको हिंदी, ईवीएस, मैथ और बाल विकास के बारे में सभी टैग वर्ड्स को बता दिया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह टैग वर्ड्स आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।